प्राचीन भारतीय इतिहास में दोस्तों हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को देखा, जो हम लोग पूरा निपटा चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम देखते हैं वैदिक संस्कृति को, जो कि दूसरा पार्ट हो गया हमारा। आर्य सभ्यता, वैदिक संस्कृति। जानकारी इसकी दोस्तों वेदों से मिलती है। वेद जिसकी उत्पत्ति वेद शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ठीक है। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, ज्ञानवान, उत्तम, कुलीन, उत्कृष्ट, साधु, दयालु। ठीक है। आर्य का अर्थ क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन व उच्च, उत्कृष्ट, साधु, दयालु, ये सभी आर्य के अर्थ हैं। आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में मैक्स मूलर ने एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था। इनकी भाषा संस्कृत है दोस्तों। अध्ययन की सुविधा अनुसार देखें, इसे दो भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चला। ऋग्वैदिक काल दोस्तों, इसकी जानकारी हमें, ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें मृदभांड OCP, ओचर कर प्रोट्रे, OCP दोस्तों। तो जैसे सवाल में आता है कि ऋग्वैदिक सभ्यता में मृदभांड किस प्रकार के थे, तो मृदभांड OCP, ओचर कलर्ड पोटरी। ठीक है दोस्तों। और दूसरा आपका ऋग्वेद जो ग्रंथ है, खुद एक 2007 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया है दोस्तों। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर वैदिक काल को देख लें दोस्तों। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसकी जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। व इनके जो सहायक ग्रंथ हैं वे ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद। आर्यों की पहचान घोड़े का प्रयोग था, युद्ध रथ था, आरा वाला पहिए का प्रयोग था और इसमें दाह संस्कार किया जाता था। यज्ञ वेदी, अग्निकुंड थे, इसमें बलि देना था और सोमरस का ये प्रयोग करते थे। आर्य भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों क्या है जानकारी के स्रोत? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद व इनके सहायक ग्रंथ ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद। आर्यों की पहचान दोस्तों क्या है? घोड़े का प्रयोग करते थे, युद्ध रथ का प्रयोग करते थे, आरे वाले पहिए का प्रयोग करते थे, दाह संस्कार का करते थे और यज्ञ वेदी अग्निकुंड का प्रयोग करते थे, बलि देना, सोम रस का प्रयोग करना। आर्य भारोपी भाषा परिवार की भाषा बोलते थे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि आर्य भारोपीय भाषा बोलते थे, अर्थात भारतीय और यूरोपीय मिलकर भारोपीय बना है। तो आर्य भारोपीय भाषा बोलते थे, जिसकी संकल्पना विलियम जोन्स ने दी है और बताया है कि वैदिक संस्कृति ग्रीक, लैटिन, आयरिश भाषा की जननी है। भारोपीय भाषा जननी है किस किस की? ग्रीक, लैटिन, आयरिश की। विलियम जोन्स ने बताया है कि जो भारोपीय भाषा है वह वैदिक संस्कृति की ग्रीक, लैटिन और आयरिश भाषा की जननी है। ऋग्वेद में उल्लेख 33 बार हुआ है दोस्तों आर्य शब्द का। आर्य शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख 33 बार हुआ है। यह ग्रामीण सभ्यता थी दोस्तों। विंटरनिट्स जो हैं, विंटरनिट्स, उन्होंने वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को दो भागों में बांटा है। मतलब कि वैदिक संस्कृति को विंटरनिट्स ने दो भागों में बांटा है, एक वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति। यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति, जो कि विंटरनिट्स के द्वारा बांटी गई है। इनका निवास स्थान देख लें दोस्तों। निवास स्थान जो कि अलग अलग मत दिए गए हैं उन वैज्ञानिकों के द्वारा। मैक्स मूलर का कहना है कि ये मध्य एशिया के निवासी थे। गाइल्स का कहना है हंगरी, डैन्यूब नदी के थे ये। और पेंका व हर्ट का कहना है कि ये जर्मनी थे, स्कैंडिनेविया के। और नेहरिग और गार्डन चाइल्ड का कहना है ये दक्षिणी रूस के थे। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। गंगानाथ झा का कहना है ब्रह्मर्षि देश से आए थे।
अविनाश चंद्र का कहना है और डॉक्टर संपूर्णानंद का सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना है कि तिब्बत से आए थे। NCERT कहती है कि ये अल्प पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के पास से आए थे। राजवली पांडे मध्य भारत का बताते हैं। भगवान दास गिडवानी रिटर्न ऑफ द आर्यंस में, इनकी एक बुक है, किताब है भगवान दास गिडवानी की, रिटर्न ऑफ द आर्यंस, इसमें ये मूल स्थान भारत को बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक होम को बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक अपनी पुस्तक आर्कटिक होम इन दी वेदास में उत्तरी ध्रुव का बताते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो हैं वह अपनी किताब आर्कटिक होम इन दी वेदास में उत्तरी ध्रुव का बताते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम मध्य एशिया के निवासी जेसी रोड ने बताया कि ये मध्य एशिया बैक्टीरिया के निवासी थे। ये दोस्तों जो आर्य थे वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। ये संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी जो कि पशुपालन इसमें राजतंत्रीय था। ये संस्कृति ग्रामीण पशुपालन थी, इसमें राजतंत्रात्मक समाज था और इसमें पशुपालन जो है वो मुख्य व्यवसाय था। ये पशुपालन दोस्तों मुख्य व्यवसाय इसलिए बना क्योंकि ये घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे, स्थायी निवास नहीं कर पाते थे। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद, जिसकी कुछ बातें ईरानी ग्रंथ जिंदा अवस्था में भी मिलती हैं। अर्थात दोस्तों जो जिंदा अवस्था है ईरान का ग्रंथ वो और ऋग्वेद भारतीय ग्रंथ कुछ मैच खाते हैं। ऋग्वेद में कुल 31 नदियों का उल्लेख हुआ है, जिसमें पहली नदी गंगा है व अंतिम नदी गोमल है। सिंधु नदी जिसे हिरण्या भी कहा जाता है, इसका दोस्तों ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है और यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी भी है। दूसरी नदी दोस्तों देख लें सरस्वती, जो दूसरी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है व सबसे पवित्र नदी भी सरस्वती ही है। ऋग्वेद में इस नदी को नदीतमा, नदियों में प्रमुख, मातेतमा, देवीतमे, अम्बेतमे। ब्राह्मण ग्रंथ सरस्वती का स्थान राजस्थान के रेगिस्तान में विनशन में लुप्त होने का वर्णन करते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है दोस्तों वो सरस्वती नदी का स्थान राजस्थान के रेगिस्तान में विनशन में लुप्त होने का वर्णन करते हैं। सरस्वती नदी को पाकिस्तान में दोस्तों नाड़ा, रैनी, हकड़ा और वहिंदा कहा जाता है। गंगा एवं सरयू का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है दोस्तों। जो ऋग्वेद है दोस्तों उसमें जैसे कि 31 नदियों का उल्लेख हुआ है। सिंधु दोस्तों जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, सरस्वती सर्वाधिक दूसरी महत्वपूर्ण नदी है और यह सबसे पवित्र नदी है। ऐसे ही गंगा का और सरयू नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। नदियों का दोस्तों यहाँ पे विशेष रूप से उल्लेख रहा है क्योंकि नदियों के किनारे ही खेतीबाड़ी अच्छी होती है। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में देखें तो दोस्तों प्राचीन नाम और वर्तमान नाम, प्राचीन काल में क्या बोला जाता था और वर्तमान में क्या बोला जाता है दोस्तों। शतुद्री नदी जिसे सतलज कहते हैं, अस्किनी, चिनाब, सिंधु, गोमती, गोमल, सुषेमा, सोहन, विपाशा, व्यास, परुष्णी, रावी, वितत्सा, झेलम, कुर्मु, कुर्रम, कुंभा, काबुल, स्वास्तु, स्वात। दोस्तों प्राचीन जो नदियां हैं, यो ऋग्वैदिक कालीन की जो प्राचीन नदियां हैं वो वर्तमान आज में इन्हें इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ये कई प्रश्नों में पूछा गया है कि शतुद्री का वर्तमान नाम क्या है या फिर वर्तमान में जो नदी है सतलज नदी उसका प्राचीन नाम क्या है, शतुद्री। ठीक है, तो ऐसे ही आप याद कर लें प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। परुष्णी रावी नदी, ठीक है, और सदानीरा गंडक नदी। अफ़गानिस्तान में दोस्तों 4 नदियां पाई गई हैं मुख्य रूप से, यो कुंभा, कुर्मु, गोमती व स्वास्तु हैं। ये अफ़गानिस्तान में स्थित नदियां हैं। पंजाब दोस्तों जो 5 नदियों से मिलकर बना है वे सतलज, रावी, चिनाब, झेलम तथा व्यास है।
पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी? सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास। हिमालय से विंध्य पर्वत तक पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक, हिमालय से विंध्य पर्वत तक और पूर्व समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक संपूर्ण भाग जो है वह आर्यावर्त कहलाता है। हिमालय से विंध्य पर्वत तक और पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक संपूर्ण भाग आर्यावर्त कहलाता था। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी मूजवंत का वर्णन है। मूजवंत जो कि सोमरस के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों, जो सोमरस है वह मूजवंत में पाया जाता था, जो कि हिमालय की चोटी है। सर्वाधिक मान्य मत देखें तो मैक्स मूलर का है, जो कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों, जैसे ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, वैदिक संस्कृति 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है, तो इसकी पहचान अर्थात इसका प्रमाण कहाँ से मिला है हमको? तो दोस्तों, हमको 2 अभिलेख मिले हैं जो कि प्राचीन हैं और वैदिक संस्कृति की पहचान करते हैं। दोस्तों, एक बोगाजकोई अभिलेख है और दूसरा कस्सी का अभिलेख है। बोगाजकोई अभिलेख दोस्तों 1400 ईसा पूर्व का है। यह अभिलेख जिसमें 2 कबीले रतन्नी व मितन्नी आपस में युद्ध न करने की कसम लेते हैं, जो कि आर्य देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य थे। ये तुर्की में पाया गया है। बोगाजकोई अभिलेख दोस्तों 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें 2 कबीले रतन्नी व मितन्नी आपस में युद्ध ना करने की कसम लेते हैं, जो कि कसम आर्य देवताओं की है, इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य। ये दोस्तों तुर्की में पाया गया है। ठीक है। कस्सी का अभिलेख देख लीजिए, ये 1300 ईसा पूर्व का है। यह ईरान में पाया गया है। इसमें उल्लेख है कि आर्यों की एक शाखा पूर्व की ओर गई। ठीक है। प्रशासनिक इकाइयाँ देख लें दोस्तों, तो सबसे पहले छोटा कुल था, जो कि परिवार का एक समूह था। फिर इसके बाद ग्राम था। ग्राम दोस्तों कोई गांव नहीं था, ये स्वजनों का एक समूह था। ठीक है, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। विश देख लीजिए, अनेक ग्रामों का समूह मिलकर विश कहलाता था, जिसके प्रधान को विशपति कहते थे। और दोस्तों विश का उल्लेख 170 बार आया है ऋग्वेद में। सबसे पहले देखें दोस्तों, तो कुल आया है, कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर इसके बाद विश। विश के जो प्रधान, उसके विश के प्रधान को विशपति कहते थे। और विश का उल्लेख 170 बार आया है। जन देख लें दोस्तों, अनेक विषयों से मिलकर जन बना है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। जन के प्रधान को जनपति कहते थे, राजा कहते थे। जनपद का उल्लेख नहीं हुआ है दोस्तों। जन जो विषय विश से मिलकर बना है जन, और इसका उल्लेख 275 बार हुआ है, जिसके प्रधान को जनपति कहते थे। इसके बाद देखें तो जनपद दोस्तों, जनपद का उल्लेख नहीं हुआ है। राजा व पृथ्वी का उल्लेख एक बार हुआ है। राजा व पृथ्वी का उल्लेख एक बार हुआ है। ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों देश या राज्य के लिए शब्द राष्ट्र प्रयोग किया गया है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का काम में लिया गया है। देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द काम में लिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्र शब्द है आज की स्थिति में देखें तो इसका प्रयोग देश या राज्य के लिए वैदिक संस्कृति में काम में लिया गया था। इंद्र का उल्लेख दोस्तों 250 बार और अग्नि का उल्लेख 200 बार आया है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। राजा को समिति द्वारा चुने जाने का उल्लेख है। हालांकि पद अनुवांशिक था राजा का पद अनुवांशिक था और इसे समिति के द्वारा चुने जाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है ऋग्वेद में। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त हैं। राजा को कबीले का संरक्षण कहा जाता था, जो कि गोपाजनस्य तथा पुराभेत्ता नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। राजा को गोप शब्द में प्रयोग किया गया है। राजा के लिए गोप शब्द प्रयोग में किया गया है। कबीले का संरक्षक गोपजनस्य,
तथा पुराभेदता, नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार राजा कबीलाई मुखिया था, न कि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का शासक। ऋग्वेद के अनुसार दोस्तों राजा कबीलाई मुखिया था, न कि विशेष भौगोलिक क्षेत्र का शासक। राजा इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं बल्कि युद्ध का स्वामी होता था। इस काल में जो राजा था दोस्तों वो भूमि का स्वामी नहीं था बल्कि युद्ध का स्वामी था। युद्ध ही लड़े जाते थे, भूमि ऐसा नहीं था कि किसी एक विशेष भूमि क्षेत्र पर रह रहे हैं वो लोग। समिति राजा को नियुक्त व पदच्युत भी कर सकती थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी का परिगणित नदी कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया है। व्यास के स्थान पर मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख हुआ है। व्यास नदी के स्थान पर दोस्तों मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों प्रशासनिक संस्थाएं देख लीजिए। सभा, जिसका 8 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी ये। मंत्रिपरिषद कहते थे इसे दोस्तों, ठीक है। सभी न्यायिक कार्य इसमें होते थे। सभा, जिसका 8 बार उल्लेख हुआ है, यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों की संस्था थी, इसे मंत्रिपरिषद कहते थे। सभी न्यायिक कार्य इसमें होते थे दोस्तों। सभा को मंत्रिपरिषद कहा जाता था। दूसरी समिति देख लीजिए, 9 बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। ये राजा पर नियंत्रण रखने वाली संस्था थी दोस्तों। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। समिति जो है दोस्तों उसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख हुआ है। यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा थी। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। इसके सभापति को ईशान कहा जाता था। लुडविग ने सभा को उच्च सदन व समिति को निम्न सदन कहा है। तीसरी देख लीजिए दोस्तों, विदत, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार हुआ है। विदत, जिसका ऋग्वेद में उल्लेख 122 बार हुआ है। सबसे प्राचीन संस्था ये थी दोस्तों, ठीक है। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट का निपटारा और धार्मिक कार्य किए जाते थे। विदत जो है उसका उल्लेख 122 बार हुआ है। सबसे प्राचीन संस्था है। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट का निपटारा व धार्मिक कार्य होते थे। महिलाएं भी सभा व समिति में भाग लेती थीं। ऋग्वेद में वर्णित शर्घ, व्रात तथा गण सेना की इकाइयाँ थीं। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। दशराग युद्ध, इसका ये दोस्तों 7वें मंडल में इसका वर्णन है। दशराग युद्ध के ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। यह रावी नदी परुष्णी के किनारे लड़ा गया। रावी परुष्णी जो कि प्राचीन नाम है के किनारे लड़ा गया। भरत त्रस्तु कबीले के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजा 5 आर्य व 5 आर्यतर के मध्य लड़ा गया। भरत त्रत्सु कबीले के राजा सुदास तथा अन्य 10 राजा के मध्य लड़ा गया था। पुरुजन का राजा नेतृत्व करता था इसका। जो दोस्तों दशराग युद्ध हुआ, एक तरफ तो राजा सुदास थे जो कि त्रत्सु कबीले के राजा थे। दूसरी तरफ 10 जन थे जो 5 आर्य व 5 आर्यतर, जिसका जो नेतृत्व कर रहा था वो पुरुजन का राजा था। 5 आर्य कबीले कौन से थे? पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, द्रह्यु। इन्हें पंचजन कहा गया है। ये सरस्वती नदी के किनारे थे दोस्तों, ठीक है। एक दोस्तों चौथी संस्था जो है वो गण भी थी। गण, जिसका उल्लेख 46 बार हुआ है। ये लगभग सैनिक संस्था थी दोस्तों, गण, ठीक है, याद रखिएगा।